नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आईना कांग्रेस को दिखा रहे थे और सूरत मोदी सरकार के दौर की नजर आ रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण का कुल हासिल यही निकला। उन्होंने कांग्रेस की सरकारों के समय संविधान के दुरुपयोग का उल्लेख तो किया, लेकिन भूल गए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के कितने ही फैसलों को असंवैधानिक माना है। इलेक्टोरल बॉन्ड को कम से कम याद कर सकते थे। कितना कुछ था उनके पास नया बताने के लिए। यह सब बताने के लिए कि मोदी सरकार के दौर में संविधान के मूल्यों का कितना दमन हुआ है। लेकिन इसके बाद भी राजनाथ सिंह अपनी पार्टी को संविधान का रक्षक बताते हुए आपातकाल के समय जेल में बिताए अपने 18 महीनों की याद करने लगे। और यहां भी भूल गए कि मोदी सरकार के दौर में साईं बाबा को बिना कसूर यातना झेलनी पड़ी। विपक्ष के नेताओं के यहां छापे पड़े, बिना सबूत उन्हें जेल में डाल दिया गया, अवैध रूप से गिरफ्तारियां हुई। उमर खालिद 4 साल से जेल में हैं, मगर जमानत नहीं मिल रही। राजनाथ सिंह को यह सब क्यों नहीं याद रहा, मगर उन्होंने अच्छा किया याद दिलाकर कि आपातकाल में क्या हुआ। और वे जेल में रहे। जब उनकी माताजी का देहांत हुआ तो मुखाग्नि देने के लिए जमानत नहीं मिली। यह बेहद ही शर्मनाक घटना है और अच्छा किया राजनाथ सिंह ने याद दिलाकर। मगर इतनी यातना झेलकर राजनाथ सिंह जब देश के गृह मंत्री बने और फिर रक्षा मंत्री बने, तब उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं बोला जब साईं बाबा को बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया और उनकी माताजी का देहांत हुआ, जमानत नहीं मिली। नताशा नरवाल को बीमार पिता का दर्शन करने नहीं दिया गया, अंतिम मुलाकात नहीं करने दी गई। उनकी मृत्यु के बाद नताशा नरवाल को मुखाग्नि देने के लिए जमानत मिली। 80 साल के स्टेन स्वामी तो जेल में ही मर गए। उन्हें पानी पीने के लिए सीपर के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की मां गुजर गई, पत्रकार सिद्दीक कप्पन की मां गुजर गई, वे भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। आप इतिहास देखें, हमने आपातकाल के काले दिनों में भी संविधान के मूल चरित्र को चोट पहुंचाने के हर प्रयास का मजबूती के साथ विरोध किया था। लाखों की संविधान में, लाखों की संख्या में संविधान के सिपाहियों ने जेल की यातना झेली है। मैं स्वयं इन यातनाओं का भुक्त होगी। 18 महीने मैं भी जेल रहा हूं। 2 महीने तक हमने तन्हाई काटी है, सॉलिट्यूड सेल काटी है। अध्यक्ष महोदय, जेल में रहते हुए मेरी मां की मृत्यु हो जाने पर मुखाग्नि देने के लिए हमको पैरोल तक नहीं दिया गया था। लेकिन वही राजनाथ सिंह और मोदी सरकार ठीक इसी तरह के अनेक मौकों पर कभी जनता के अधिकारों के लिए आगे नहीं आई। राजनाथ सिंह को कांग्रेस की सरकार के समय राष्ट्रपति शासन के जरिए सरकारों का गिराना याद रहा, लेकिन मोदी सरकार के समय उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की सरकार को कैसे बर्खास्त किया गया याद नहीं रहा। उनके भाषण को सुनते हुए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वे गिना रहे थे कांग्रेस सरकार की करतूतों को और दिखाई दे रहा था मोदी सरकार के दौर में क्या क्या हुआ। विपक्ष के एक सांसद राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने की जल्दबाजी और राजनीति दोनों ही राजनाथ सिंह को याद नहीं रहा। लेकिन राजनाथ सिंह महात्मा गांधी को कैसे भूल गए? आप भी उनके भाषण को दोबारा से सुनिए और देखिए कि क्या उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया है। गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया से अलग भी नहीं थे। संविधान सभा के गठन के पहले से गांधी संविधान की मांग के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। यह मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं जब राजनाथ सिंह ने हिंदू महासभा के ड्राफ्ट का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले भी ऐसे कई प्रयास हो चुके थे, भूल गए। 5 जनवरी 1922 को गांधी ने अपने यंग इंडिया के इंडिपेंडेंस लेख में संविधान के बारे में संकेत किया था। 1924 में तेज बहादुर सप्रू और एनी बेसेंट के नेतृत्व में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक तैयार हुआ। जनवरी 2025 में दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सभा में इस पर विचार हुआ था। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट भी ऐतिहासिक है। भारत के संविधान पर गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलन और उनके विचारों का सघन प्रभाव रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था
कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान इसी सामूहिक प्रयास और समझ का नतीजा। हमारे संविधान के लिखे जाने से 6 साल पहले यानी 1944 में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट नाम के दस्तावेज में कई बड़े नेताओं ने संविधान के बारे में अपने विचार दिए थे। इसमें सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इस बात का उल्लेख एक इमिनेंट यूरिस्ट श्री अर्घसेन गुप्ता ने भी किया है। अध्यक्ष महोदय, उस दस्तावेज में प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का भी अधिकार दिया गया था। सरकार को रिलीजन के आधार पर भेदभाव करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था। सार्वजनिक अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों को रिलीजियस एजुकेशन देने की मनाही थी और यह भी स्पष्ट किया गया था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी वह सेकुलर होगा। और यह बात वे लोग कह रहे थे जिन्हें हमारे सामने बैठे कुछ लोगों के दल कांग्रेस के लोग कम्युनल कहा करते थे। यह बात उन लोगों ने कही थी। अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेहद प्रभावित थे। और अगर हम संविधान सभा की बहस को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए और अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत संघ यानी स्ट्रांग यूनियन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतांत्रिक संविधान की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वकालत भी की थी। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन्हीं मूल्यों को अध्यक्ष महोदय प्राथमिकता दी गई है, मगर इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। राजनाथ सिंह का जोर इस बात पर था कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया है, लेकिन जिस दस्तावेज के बहाने वे संविधान निर्माण में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे थे उसमें तो यही लिखा है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। 1944 में हिंदू महासभा ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट नाम से एक मसौदा तैयार किया था। इसके आर्टिकल 8.15 में लिखा है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन आए दिन हिंदू राष्ट्र का उद्घोष किया जाता है। बीजेपी के सांसद भी इसकी बात करते हैं और कई बार इशारे में तमाम संगठन और खुलेआम सार्वजनिक स्तर पर धार्मिक संगठन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। राजनाथ सिंह हिंदू महासभा के मसौदे का जिक्र तो ले आए, लेकिन 1939 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कैसे संविधान सभा की नींव रखी गई उसका जिक्र करना भूल गए। संसद में बहस शुरू होने से पहले 13 दिसंबर की सुबह जयराम रमेश ने लिखा कि संविधान के अंगीकार होने की 75वीं सालगिरह पर याद करना चाहिए कि संविधान सभा की स्थापना कैसे हुई। 19 नवंबर 1939 को महात्मा गांधी के वक्तव्य और 23 नवंबर 1939 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव ने संविधान सभा की बुनियाद रखी। अपने वक्तव्य में गांधी ने कहा था, नेहरू ने मुझे संविधान सभा पर विश्लेषण करने के लिए विवश किया है। संविधान सभा के बारे में उनके प्रस्ताव को लेकर मुझे संदेह था, मगर अब इससे जुड़े तथ्यों को ठीक से जान लेने के बाद मैं संविधान सभा के प्रस्ताव को लेकर जवाहरलाल से भी ज्यादा उत्साहित हूं। हो सकता है जवाहरलाल को उसमें हमारी सांप्रदायिक और अन्य कमजोरियों का उपचार ना दिखाई देता हो, पर मुझे वह नजर आता है। संविधान सभा व्यापक स्तर पर राजनीतिक और अन्य साक्षरताओं का जरिया भी बनेगी। लेकिन राजनाथ सिंह ने नेहरू का नाम इस तरह से लिया जैसे एक बार नाम ले लेना चाहिए। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत में
जिस उदारता का प्रदर्शन किया, जिस उदारता का वे दावा कर रहे थे, वह उदारता नेहरू के नाम तक आते आते संकुचित होने लग गई। हम ऐसी ही महान परंपरा का हिस्सा हैं और यह हम सभी के लिए गौरव और यह स्वाभिमान की बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान अथक परिश्रम और विचार विमर्श का यह परिणाम है। इसके निर्माण में शामिल सभी महानुभाव महान देशभक्त, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री K.M. मुंशी, श्री गोपाल स्वामी अयंगर, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो मैं बोल रहा हूं वह सच्चाई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने हमारे संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। H.B. कामत, P.S. देशमुख, R.K. सिल्वा, शिवबनलाल सक्सेना, ठाकुरदास भार्गव, K.T. शाह और हृदयनाथ कुंजरू आदि जैसी महान विभूतियों ने अपने अनुभव और ज्ञान से हमारे संविधान को समृद्ध किया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार B.N. राव और इसके मुख्य मसौदाकार S.N. मुखर्जी अपने असाधारण योगदान के लिए आज भी याद किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ मैं एक ऐसी पुस्तक का उल्लेख करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, जो संविधान सभा की उन महिला सदस्यों की भूमिका का वर्णन करती है जिनके योगदान का इतिहास द्वारा उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, पुस्तक का नाम है फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक यह किताब संविधान की महिला सदस्यों का जीवन चित्रण करते हुए संविधान के निर्माण में उनके योगदान पर विस्तृत प्रकाश डालती है। जब 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर अध्यक्ष महोदय जनप्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तो उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वालों में 11 महिलाएं भी शामिल। उनके नामों का यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा और मैं मानता हूं कि उल्लेख करना इस संसद के समक्ष आवश्यक भी है। जी दुर्गाबाई, अम्बू स्वामीनाथन, अमृत कौर, दक्षिणायनी वेलायुधन, हंस मेहता, रेणुका रे, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम कुरैशिया, एजाज रसूल, कमला चौधरी और एनी मैस्करी। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन और देश के द्वारा अपनी संविधान सभा की महान महिलाओं को हर्ष ध्वनि के साथ उनकी सामूहिक सराहना की जानी चाहिए। राजनाथ सिंह ने संविधान सभा की महिला सदस्यों को याद किया, अच्छा किया और उस किताब का जिक्र किया जिनमें इनके योगदानों का विश्लेषण है। उन्होंने एक किताब का नाम लिया, फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह किताब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। किताब के लेखक कौन हैं? अच्युत चेतन। उन्हें अपना नाम जानकर बहुत खुशी होगी कि रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में उनकी किताब का जिक्र किया। अच्युत चेतन के ट्विटर प्रोफाइल से पता चलता है कि मोदी सरकार के दौर में अकादमिक स्वतंत्रता पर हो रहे हमले की वे लगातार निंदा करते रहे हैं। अच्युत चेतन ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि भारत में लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है। संविधान इस लोकतंत्र को बचा पाने में सक्षम नहीं रहा है। मीडिया लोकतंत्र के चेहरे पर जूते मार रहा है और हमें हार मान लेनी चाहिए। इन्होंने समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर का एक ट्वीट भी रीट्वीट किया है जिसमें नंदिनी सुंदर पूछ रही हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट आरएसएस से हलफनामा दायर करने को कहेगा कि वह संविधान में विश्वास रखता है। कितनी अच्छी बात। संघ की विचारधारा की आलोचना करने वाले लेखक की किताब के सहारे रक्षा मंत्री महिला सदस्यों को याद कर रहे हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण में योगदान दिया है। इस किताब के लेखक भारत में संविधान और लोकतंत्र के खतरे की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो तरीका अपनाया गया है हर बात में कहने का कि सबको भुला दिया गया, बेहद खराब तरीका है। जो लोग संविधान का अध्ययन करते हैं वो किसी को नहीं भुला सकते। उन्हें सबका भाषण पलटकर बार बार देखना और पढ़ना पड़ता है। रही बात संविधान सभा के 280 से ज्यादा सदस्यों के भुला देने की, तो यह बात सही नहीं है। इनका नाम भुलाया नहीं गया।
आप संविधान सभा की बहसों का संकलन खरीदकर घर ले आइए। संविधान निर्माण से जुड़ी कोई भी अच्छी किताब होगी, उनमें सभी सदस्यों के भाषणों और उनके हस्तक्षेपों का जिक्र आपको मिलेगा ही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नारी वंदन अधिनियम का उल्लेख किया और बताया कि उनकी सरकार ने कितने ही महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आरक्षण का लाभ दिया और जीएसटी लेकर आई। इसी के साथ वे कांग्रेस सरकार के समय किए गए संविधान के संशोधनों को संख्या में गिनाते चले गए, लेकिन उन्होंने यह साफ साफ नहीं बताया कि इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह सरकार का कौन सा ऐसा संशोधन है जो उनकी नजर में असंवैधानिक है, आवाज दबाने के लिए है। 2003 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने सुशासन को मजबूत करने के लिए 91वें संशोधन में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था। इस संशोधन ने दल विरोधी कानून के तहत जरूरी बदलाव भी किए थे ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिले। अध्यक्ष महोदय, आप आजाद भारत का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि मेरा आरोप है दुर्भावना के साथ साथ धीरे धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्री राजीव गांधी के समय पर लगभग 10 बार संविधान में बदलाव किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय लगभग 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या तो गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए। अध्यक्ष महोदय, राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिकांश विरोधियों को चुप कराने और गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए। राजनाथ सिंह को साफ साफ बताना चाहिए था कि मनमोहन सिंह के समय कौन सा ऐसा संशोधन विरोधियों को चुप कराने के लिए किया गया। राजीव गांधी के समय 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज कानून लाया गया। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 में आर्टिकल 15 में संशोधन किया। इसके तहत ओबीसी को प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया गया। क्या यह गलत था? उसी साल मनमोहन सिंह की सरकार ने एक संशोधन किया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में आदिवासी कल्याण मंत्री होगा। क्या यह गलत था? 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया। इसी की बुनियाद पर 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। 2005 में मनरेगा का कानून लाया गया। इसी की बुनियाद पर कोविड के समय करोड़ों लोगों को काम दिया गया। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सूचना का अधिकार बनाया ताकि आम आदमी खुद सूचना हासिल कर सके। अगर मीडिया आज की तरह गुलाम हो जाए तो उसके हाथ में जानने का कुछ तो अधिकार बचा रहे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को लेकर सवाल उठते हैं कि इसके जरिए सूचना के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को भी सूचना के अधिकार की बुनियाद पर असंवैधानिक माना गया। मोदी सरकार ने आईटी एक्ट के तहत फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने का प्रावधान किया तो कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने कहा मोदी सरकार का यह संशोधन असंवैधानिक है, संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। मोदी सरकार के कई काम कोर्ट में असंवैधानिक पाए गए हैं। राजनाथ सिंह को यह सब भी बताना चाहिए था, बताना भूल गए। जो सरकार सूचना का अधिकार कानून जनता को दे रही हो वो विरोधियों को कैसे चुप करा सकती थी। ठीक 2014 से पहले आप मीडिया में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ कवरेज देखिए और उसके बाद तब पता चलेगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके दौर में बेहतर थी। राजनाथ सिंह ने एक प्रसंग का जिक्र किया कि कैसे आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को 1950 में बैन किया गया। बताया कि आरएसएस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राजनाथ सिंह को केरला के न्यूज चैनल मीडिया वन का प्रसंग याद दिलाना चाहिए था। इस एक चैनल पर राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार सार्वजनिक तौर पर कारण नहीं बता सकी तो पब्लिक को पता ना चले, इसलिए सील बंद लिफाफे में बताने चली।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करना याचिकाकर्ता के बचाव पेश करने के अधिकार का हनन है। कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के प्रतिबंध को खारिज कर दिया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था, केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के बेबुनियाद दावों के आधार पर प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन नहीं कर सकती है। अप्रैल 2023 की यह बात राजनाथ सिंह कैसे भूल गए, यह भी कि मोदी सरकार में कितने ही पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे हुए, कम से कम इतना तो बता देते। दरअसल आपातकाल को लेकर बीजेपी कांग्रेस को तब तक ठीक से घेरा करती थी जब तक मोदी सरकार का यह दौर नहीं आया था। मोदी सरकार ने इतना जरूर कर दिया कि कांग्रेस को घेरने का सबसे अचूक हथियार आपातकाल की धार कमजोर कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल के दौरान न्यायपालिका में किस तरह हस्तक्षेप किए गए इसकी ठीक ठीक याद दिलाई। लेकिन क्या वही राजनाथ सिंह जिन्होंने आपातकाल के दौरान 18 महीने जेल काटे, आज न्यायपालिका में हस्तक्षेप की घटनाओं को नहीं देख रहे हैं? कमिटेड जुडिशरी नहीं देख रहे हैं? 1976 की में घटना घटी, मैं 1976 में घटी। इसी घटना और इन लाइनों का संदर्भ आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। अध्यक्ष महोदय, जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया जाए। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह वर्ष 1973 में भी सभी संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर तब की कांग्रेस सरकार ने जस्टिस जे.एम. शेलर, के.एफ. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर को सुपरसीड करके सीनियरिटी में चौथे नंबर के जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों जजों का सिर्फ एक अपराध था कि वे तीन लोग सरकार के सामने नहीं झुके। उन तीनों जजों ने एक तानाशाह सरकार की शक्तियों को संवैधानिक दायरे में बांधने की पूरी कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं। यह किसी व्यक्ति पर हमला नहीं था, यह सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन नहीं था, बल्कि यह संविधान पर हमला था। यह हमारे संविधान को सबवर्ट करने का एक महापाप था। अध्यक्ष महोदय, और मुझे हैरानी होती है कि आज इस कृत्य को अंजाम देने वाली पार्टी संविधान के संरक्षण की बात करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौके पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। क्या आज का भारत कमिटेड जुडिशरी से मुक्त हो गया है या आज कमिटेड जुडिशरी के खतरे ज्यादा बढ़ गए हैं? राम मंदिर मामले में फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होते ही राज्यसभा के सदस्य बना दिए जाते हैं। तरह तरह की बातें होती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव कहते हैं कि देश बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा। कठमुल्ला जैसी सांप्रदायिक टिप्पणियां करते हैं। राज्यसभा में वकील कपिल सिब्बल समेत 55 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है। इस मायने में राजनाथ सिंह का भाषण बेहद महत्वपूर्ण रहा कि वे बता रहे थे पहले के किस्से, लेकिन याद आ रहा था आज का वर्तमान। मुझे तो कभी कभी लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रही है क्या? डरपोक लोग बैठे वहां, पूरे डरपोक लोग हैं।
वो चंद्रचूड़ साहब ने तो आग लगा दी, अभी बाकी लोग भी है। एक न्यायपालिका, मुझे कमाल लगता है कि एक जज, हाईकोर्ट का जज एक दिन में इस्तीफा देता है, दूसरे दिन किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तीसरे दिन संसद चुनाव लड़ता है, चौथे दिन सांसद बन के आता है। कूलिंग पीरियड भी नहीं किया। तो न्यायपालिका पर बैठे उन्होंने क्या निर्णय दिया होगा। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सरकार के दौर की कई घटनाओं की याद दिलाई जो बेहद शर्मनाक थी, लेकिन वही घटनाएं उनसे भी सवाल पूछने लग गईं। ऐसा नहीं था कि जो कांग्रेस के समय हो रहा था वो अब बंद हो गया है, लेकिन तब तो उन खतरों का जनता ने सामना कर लिया और वैसी कोशिशों को रोक दी। लेकिन आज खतरे कहीं ज्यादा गंभीर हैं और जनता लाचार। संस्थाओं से न्याय मिलना पहले से ज्यादा जटिल और मुश्किल होता जा रहा है। राजनाथ सिंह ने इंदिरा गांधी के समय सरकार गिराए जाने की याद दिलाई तो अपने आप याद आने लगा कि मोदी सरकार के दौर में किस तरह से राजनीतिक दलों को रातों रात तोड़ दिया गया और सरकारें गिरा दी गईं। 22 अक्टूबर 1997 को मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। श्री कल्याण सिंह जी हमारी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। हमने अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने सरकार के बहुमत सिद्ध होने का निर्णय भी सुना दिया था, किंतु फिर भी विपक्षी दल एक झुंड बनाकर, जिसमें हमारे कांग्रेस के मित्र थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल ने यह कह दिया, उन्हें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है अध्यक्ष महोदय, जबकि हम बहुमत सिद्ध कर चुके। अर्थात विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद भी किसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और रात में ही कैबिनेट ने बर्खास्तगी का निर्णय लेकर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया। सभापति महोदय, मुझे याद है कि उस समय मेरे साथ रात्रि में 12 बजे वहां से चल के हम सभी विधायक अगले दिन राष्ट्रपति भवन के बाहर देश के मीडिया के सामने 240 विधायकों की संख्या के साथ हम वहां पर मौजूद थे। उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा 425 की होती थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और दलित समाज से आने वाले देश के पहले राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण का, जिन्होंने इस अन्याय को देखते हुए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उस समय कांग्रेस सरकार की कैबिनेट की संस्कृति को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। क्या उन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा था कि मोदी सरकार के दौर में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर किस तरह से मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई? दलों को तोड़कर बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी के साथ आने वाले नेताओं के केस बंद होने लगे, जांच बंद होने लगी। यह सब बताना राजनाथ सिंह भूल गए, लेकिन याद आ रहा था जब राजनाथ सिंह कांग्रेस सरकार के समय सरकारों के गिराए जाने का उदाहरण दे रहे थे। लेकिन क्या आप उत्तराखंड का मामला भूल गए हैं? मार्च 2016 में कांग्रेस के 9 विधायक बीजेपी के 27 विधायक राज्यपाल के पास गए और मांग की कि कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को 9 दिन का समय मिला, जिस दौरान उन्हें अपनी सरकार का समर्थन बहुमत साबित करना था। मगर फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। केंद्र के इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया गया, गलत माना। राष्ट्रपति शासन के आदेश को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था क्या वह मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के मौके ढूंढ रही है। कोर्ट ने तब कहा था कि इस तरह से तो आप हर राज्य में यह कर सकते हैं, 10-15 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और फिर किसी और से कहिए शपथ ले ले। नाराज होने से ज्यादा हम इस बात से व्यथित हैं कि केंद्र की सरकार इस तरह का बर्ताव कर रही है। आप कोर्ट के साथ खेल खेलने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? यह सब अदालत की टिप्पणियां हैं, मोदी सरकार के दौर के समय अदालत की टिप्पणियां हैं। यह बताना जरूरी था कि राजनाथ सिंह ने क्या क्या नहीं बताया, और जो नहीं बताया वो ठीक बल्कि उससे भी खतरनाक था, जिसके बारे में राजनाथ सिंह 70 के दशक के प्रसंगों से याद दिला रहे थे। सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण राजस्थान की। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था?
राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ कांग्रेस की सरकारों के समय जितनी भी कोशिशें हुई, पत्रकार सड़क पर आए, लड़े, जीते, अदालत ने भी साथ दिया और पत्रकारिता पटरी पर आई। आज उम्मीद टूट चुकी है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन के मामले में देखिए कितने महीने जेल में रहे और जमानत नहीं मिली। आज कोई भी देख सकता है कि बिना संविधान बदले ही मीडिया गोदी मीडिया हो गया है। गोदी मीडिया केवल गुलामी या सरकार के भोंपू बनने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक वैचारिक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। इस गोदी मीडिया ने विपक्ष पर हमला किया, विपक्ष की खबरों को गायब कर दिया और एंटी मुस्लिम नफरत फैलाई और जमकर फेक न्यूज फैलाया। उसे यही करने की आजादी मिली हुई है। यह सब बताना आपको जरूरी था कि राजनाथ सिंह ने क्या क्या नहीं बताया, और जो नहीं बताया वह ठीक बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था, जिसके बारे में राजनाथ सिंह 70 के दशक के प्रसंगों से याद दिला रहे थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।